ओके, सो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया था, कौन सा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, है ना? हालांकि हमने कुछ बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा था, ठीक है, बट शुरुआत तो करी थी इन फ्लावरिंग प्लांट। चलो, अब इसमें क्या है, मतलब इसमें हमने क्या आगे क्या देखना है? अगर आपको याद होगा तो इसमें हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था, किसको? हमने स्टेमन को पढ़ लिया था हमने थोड़ा बहुत यहाँ पर, मेरे प्यारे बच्चों। स्टेमन हमने यहाँ पर कर लिया था, है ना? और स्टेमन पे हमने ये भी जान लिया था कि स्टेमन के दो पार्ट्स हैं, एक है फिलामेंट जो नीचे अटैच है किससे? पेटल से या पेरियन कंडीशन से, और दूसरा है हमारे पास कौन सा? एंथर। कौन सा है दूसरा हमारे पास? एंथर, ठीक है। और हमने डिटेल में पढ़ना शुरू करा था किसको? एंथर को। याद है कि नहीं है? सर याद तो है, ठीक है। अच्छा, अब जो कि हमने एंथर को पढ़ना शुरू किया था, तो एंथर हमारे पास क्या है? एंथर हमने पढ़ा था कि एंथर क्या होता है? एंथर बाइलोब्ड होता है। क्या होता है? एंथर बाइलोब्ड होता है। और साथ साथ एंथर क्या होता है? एंथर इज ऑल्सो डाइथिकस। बताओ भाई, कोई दिक्कत यहां तक किसी को है? कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या? हाँ नहीं सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर इतनी बात क्लियर हो गई है तो फिर हम आज आगे चीजों को पढ़ना शुरू करते, ठीक है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हम ये देखेंगे कि एंथर के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चरल लेयर्स प्रेजेंट हैं। क्या कौन कौन सी इसके अंदर मेरे प्यारे बच्चों लेयर्स प्रेजेंट, ठीक है ना? और वो लेयर्स का फंक्शन क्या है, मतलब इनके स्ट्रक्चर देखेंगे हम इसका, और हम देखेंगे क्या इनका फंक्शन। क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर और फंक्शन, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं आगे को, उसको आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, तो लास्ट क्लास पे आ जाते हैं। सबसे पहले जो हम यहाँ पे समझते हैं और देखते हैं वो क्या है हमारे पास? वो है कि जैसे आपको मैंने याद है स्पोरोजिनस टिश्यू ऐसे बना के एंथर का क्रॉस डाइसेक्शन दिखाया था, थोड़ा सा गलत हो गया। याद है ना? अच्छा मुझे बताओ, ये बीच में कौन सी लाइन थी यहाँ पर? क्या क्या कहते थे हम इस लाइन को? संध्या, लाइन ऑफ वाओ, सो इट वाज कॉल्ड एज लाइन ऑफ डिहाइसेंस। क्या कहलाती थी हमारे पास? लाइन ऑफ डिहाइसेंस। नहीं है बच्चों को याद? चलो ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास होते हैं भैया क्या? चार स्पोरोजिनस टिश्यूज। क्या होते हैं हमारे पास यहाँ पर? हियर वी हैव द 4 स्पोरोजिनस टिश्यूज, कुछ इस तरह से, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है। क्योंकि ये स्पोरोजिनस टिश्यू जो है ये 4 कोनों में प्रेजेंट है, इसलिए हम स्पोरोजिनस टिश्यू कई बार हम टेट्रागोनल भी कह देते हैं। क्या भी कह देते हैं इनको हम? टेट्रागोनल भी कह देते हैं, क्योंकि ये जिस एंथर में प्रेजेंट है उसके चारों कोनों में प्रेजेंट है, तो चारों कोनों के लिए हम वर्ड यूज करते हैं टेट्रा, और गोनल मतलब कॉर्नर्स, ठीक है। ठीक है, ट्राइगोनल 3 कॉर्नर वाला, टेट्रागोनल 4 कोने वाला, ठीक है। तो ये 4 कोनों में प्रेजेंट है। अच्छा, इन्हीं स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर क्या होते हैं? इन्हीं के अंदर होते हैं क्या? स्पोरोजिनस सेल्स। क्या होते हैं? दे पोजेस स्पोरोजिनस सेल्स, ठीक है। अभी मैं नोट करने के लिए टाइम दूंगा आपको, अभी पहले समझने में, ठीक है। इनके नीचे अंदर होते हैं क्या? स्पोरोजिनस सेल्स। और यही स्पोरोजिनस सेल्स आगे चल के क्या बनाते हैं? माइक्रो स्पोर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? माइक्रो स्पोर्स की फॉर्मेशन यही सेल्स किया करते हैं। तो स्पोरोजिनस टिश्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर स्पोरोजिनस टिश्यू तो हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमने आगे चलिए पढ़नी है माइक्रोस्पोरोजिनस, ठीक है। उससे पहले क्या? उससे पहले हमने देखना है कि ये बाकी सब चीजें कैसे अटैच कैसे है, मतलब इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो यार सबसे पहले सुन लो मेरी बात। कहता है कि इस स्पोरोजिनस टिश्यू के जस्ट ऊपर, इसके जस्ट ऊपर, इसके ऊपर एक कवरिंग होती है। क्या होती है? एक कवरिंग होती है, एक सेल के लेयर्स की कवरिंग होती है ये, ठीक है ना। ये पहली लेयर है सेल्स की। अगर अंदर की साइड से देखेंगे तो क्या है? ये पहली लेयर है। और मेरे प्यारे बच्चों, इस लेयर को हम कहते हैं क्या? टेप्टम। क्या कहते हैं इसको हम? बोलो, क्या कहते हैं? लाइन टेढ़ी क्यों खींच रही है? टेप्टम। टेप्टम, ठीक है। आपने पढ़ा है कुछ टेप्टम के बारे में स्कूल वगैरह में? हाँ यस सर। ठीक है। तो यार सुन लेना,
कि टेप्टम का काम क्या होता है? टेप्टम का काम होता है नरिशमेंट देना। क्या करना? इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू दी डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स। ये जो माइक्रोस्पोर्स जो डेवलप कर रहे हैं, ये उनको ये करता है, उनको ये नरिशमेंट देता है, ठीक है ना। डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स को ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ये वाली बात क्लियर है? बताओ यार, हाँ या ना? यस सर। यस सर। ठीक है, ये डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। एक बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात जो आपने टेप्टम के बारे में जाननी है कि जो टेप्टम के सेल्स हैं, क्या है? जो टेप्टम के सेल्स हैं, ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात कि जो टेप्टम के सेल्स है ना, दे आर बाई न्यूक्लिएटेड। कैसे होते हैं वो होते हैं बाई न्यूक्लिएटेड। मतलब उनके पास कितने न्यूक्लियस होते हैं? 2 न्यूक्लियस। कितने न्यूक्लियस रहते हैं इन पे? 2 न्यूक्लियस होते हैं। मतलब हर एक में आपको ऐसे करके 2 न्यूक्लियस नजर आएंगे हर एक सेल के अंदर। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब कि एक सेल है ये, तो उसके अंदर कितने न्यूक्लियस नजर आएंगे आपको? ऐसे 2 न्यूक्लियस। तो आप सोचोगे सर इसमें 2 न्यूक्लियस की क्या जरूरत है? मतलब व्हाट इज द नीड ऑफ 2 न्यूक्लियस इन दिस? मतलब एक न्यूक्लियस होता तो भी तो काम चल जाता, बाकी सभी सेल्स के पास तो एक ही न्यूक्लियस है। सर इसके पास 2 न्यूक्लियस क्यों है? यार देखो, जो टेप्टम है उसका काम है नरिशमेंट देने का, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है ये, जो माइक्रोस्पोर्स डेवलप हो रहे होते हैं या जब पॉलिमरेज में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब नरिशमेंट देना है तो नरिशमेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन दिया जाता है। भाई नॉर्मली हमारी बॉडी में जो भी चीज बनती है वो बनती किस फॉर्म? मतलब बॉडी में कोई भी काम कौन करेगा? हमारी बॉडी में एंजाइम्स करते हैं। कौन करते हैं? एंजाइम्स। आपकी बॉडी में जितना भी काम है, वो भले से फूड डाइजेस्ट करने का हो, सांस लेने का हो, सांस छोड़ने का हो, ठीक है ना, जो भी काम होगा आपकी बॉडी में सारे सारे करेंगे कौन? एंजाइम्स। और एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन्स। क्या होते हैं एंजाइम्स? एंजाइम्स आर दी प्रोटीन्स। पक्की बात है? ठीक है, ओके। अब जो कि वो प्रोटीन्स हैं, क्या है वो? प्रोटीन्स हैं। तो प्रोटीन को बनाने के लिए चाहिए होता है क्या? डीएनए। अगर आपने 11th में थोड़ी बहुत बातें पढ़ी हैं, याद है, या जो आपको मेरी पढ़ाई हुई बात याद होगी, तो आपको मैंने बताया था कि डीएनए से, यहाँ मैं थोड़ी सी बात कोने में लिख देता हूँ कि डीएनए से बनता है आरएनए, शायद आपको याद आएगा, और आरएनए से बनता है प्रोटीन। याद है किसी को वाली बात ऐसे लिखी थी 11th में भी, जब मैं बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा रहा था? किसी ने मेरे से पूछा था कि सर प्रोटीन्स कैसे बनते हैं, तो मैंने बताया था कि प्रोटीन डीएनए से बनते हैं। डीएनए पहले आरएनए बनाता है, आरएनए पहले प्रोटीन बनाता है। हालांकि इस चीज को मैंने पढ़ाया नहीं था क्योंकि ये चीज 11th में थी नहीं पढ़ाने के लिए, ये चीज अभी 12th में है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो है अभी आएगा यहाँ पे कि डीएनए से आरएनए का बनना है रेप्लिकेशन, आरएनए से प्रोटीन का बनना है ट्रांसलेशन। वो तो डिटेल चीज है, वो तो मैं बाद में बात करूंगा आपसे। पर अभी के लिए समझ लो कि जो प्रोटीन्स हैं, क्या है जो हमारे पास, मेरे प्यारे बच्चों, प्रोटीन्स हैं, वो बनते किससे? वो बनते हैं डीएनए से। अब नरिशमेंट दिया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। तो अब मान लो कि अगर टेप्टम में टेप्टम ने जितना एक डीएनए से, एक जीन से जितना प्रोटीन, जितना नरिशमेंट, जितना प्रोटीन बनाया, सारे सारे एज नरिशमेंट में दे दिया, तो भाई उसके पास तो कमी हो जाएगी फूड की। तो उस फूड की कमी को कंपनसेट करने के लिए ये जो सेल्स है, ये क्या हो गए? ये बाई न्यूक्लिएटेड हो गए हैं। तो ये कहते हैं कि काम करते हैं, 2 न्यूक्लियस है हमारे पास, एक से दोनों से प्रोटीन बनाओ, आप दोनों से आप सेम प्रोटीन, सेम फूड, सेम नरिशमेंट बनाओ, ठीक है ना। एक से जो बनाया है वो हम अपने लिए रख लेंगे, और दूसरे वाले से जो बनाया है वो हम ट्रांसफर कर देंगे किसको? माइक्रोस्पोर्स को। आपको समझ आ रही है मेरी बात? यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्लियर है सुमित? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो ठीक है। तो सुन लेना भाई, ये क्या होते हैं हमारे पास? ये बाई न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है। एक बात ये क्लियर होती है, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसके ऊपर कौन सी लेयर है? अब मैं आपको बाकी सारी लेयर्स पढ़ानी शुरू करता हूँ, ठीक है। देखो यार, जो सबसे बाहर वाली लेयर है ये तो हर एक जगह भी प्रेजेंट होगी, अरे होगी कि नहीं होगी? तो सबसे आउटर लेयर है ना यार, यस ठीक है। सर। तो ये जो सबसे आउटर लेयर है, इसका नाम है क्या? इसका नाम है एपिडर्मिस। क्या नाम है इसका? सबसे बाहर वाली का, एपिडर्मिस। इसका नाम है एपिडर्मिस। ये तो आपको पता होगा कि प्लांट में सबसे बाहर की लेयर कौन सी होती है? एपिडर्मिस ही होती है, ठीक है। एपिडर्मिस के नीचे एक लेयर और है जो थोड़ा सा नीचे की तरफ है, अंदर की तरफ है, जो उसका नाम है हमारे पास क्या? एंडोडर्मिस। क्या नाम है? एंडोडर्मिस, क्योंकि अंदर की तरफ, एंडो मींस इनसाइड। पक्का? ठीक है। और एंडोडर्मिस और टेप्टम के बीच में
एक लेयर और भी है, मतलब एक टाइप ऑफ लेयर और भी है, वो एक लेयर नहीं है, वो एक्चुअली 3 लेयर से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। वो ट्रिपल लेयर्ड है, पर वो है एक ही तरह के सेल्स, 1 2 और ये फिर ऐसे तीसरे वाले, समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो इट इज वेरी थिक एंड क्योंकि बीच में है एंडोडर्मिस के और टेप्टम के, तो इट इज कॉल्ड एज मिडल लेयर। क्या कहलाती है, बोलो भाई। मिडल लेयर। ठीक है, क्लियर हो रही है इतनी बात, अरे हाँ या ना, ठीक है। यार अभी नोट करने के चक्कर में मत रहो भाई, अभी नोट करने के लिए टाइम दे दूंगा आपको, ठीक है ना, सुन लो पहले। एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस और मिडल लेयर, और ये जो 3 लेयर्स है, इनका काम नरिशमेंट देने का नहीं है, इनका काम है प्रोटेक्शन देने का। क्या है, क्या काम है इनका, प्रोटेक्शन देने का। सो दे आर प्रोटेक्टिव लेयर्स। पक्का बोलो यार हाँ या ना, ठीक है। तो Yes, हमने यहाँ sir. पर 2 तरह की लेयर्स की बात करी है, एक बात करी हमने किसकी, प्रोटेक्टिव लेयर की, और एक बात करी हमने किसकी, न्यूट्रिशन या नरिशमेंट देने वाली लेयर्स, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर हमारे स्कूल में ये चैप्टर स्टार्ट करवाया था, तो उसमें ये एपिडर्मिस और एंडोथीशियम और फिर मिडल लेयर बताया था सर। अच्छा यार एंडोडर्मिस ना, सॉरी मेरे मुंह से निकल गया यार, एंडोडर्मिस माफ कीजिएगा, बिल्कुल ठीक बताया भाई, स्कूल में गलत नहीं बताया, ये एंडोडर्मिस नहीं है, एंडोथीशियम है। क्या है ये, एंडोथीशियम है, माय मिस्टेक। एंडोडर्मिस नहीं है, एंडोथीशियम है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, प्लीज करेक्ट इट, ठीक है। एंडोडर्मिस जो होती है वो तो जब हम क्रॉस सेक्शन देखते हैं इसका रूट का, तो रूट के क्रॉस सेक्शन में हमें एंडोडर्मिस देखने को मिलती है, यहाँ पे तो एंडोथीशियम ही होती है, माफ कीजिएगा, इसको करेक्ट करते हैं, ठीक है। चले, यहाँ तक बात क्लियर हो रही है आप लोगों को, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, यस सर। ठीक है। चले, अब आप इसको नोट करिए आप, और हम अपनी तरह स्पेक्स लेकर आए।
डन। नोट किया? यस सर। यस सर। ठीक है। क्या इस टाइम पे कोई क्या कुछ बच्चों की फिजिक्स या केमिस्ट्री क्लास हुई है? शायद आपको नहीं पता होगा। बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारी केमिस्ट्री क्लास क्लैश कर रही है, कोई बच्चा मैसेज कर रहा है फिजिक्स क्लास क्लैश कर रही है। चलो खैर कोई बात नहीं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम रिकॉर्डिंग दे देंगे उन्हें। ठीक है। अच्छा आपको पता है ना कि ये जो टेट्रागोनल है, टेट्रागोनल हमारे पास कोलेजनस टिश्यू है, इनके यहाँ पर बीच में सेंटर में भी एक चीज होती है, क्या नाम था इसका, क्या बताया था मैंने इसका नाम? कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव। क्या होता है बेसिकली? जाइलम। बताया था कुछ? यस सर, जाइलम। पढ़ाया था सर। ठीक है चलो खैर, यहाँ पर हमें इसके बारे में बात नहीं करनी, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बढ़ जाए आगे। ठीक है, आगे आते हैं। अब आते हैं हम किस पे, स्पोरोजिनस टिश्यू को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो यार देखो ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, ठीक है, इस स्पोरोजिनस टिश्यू में, इस स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर, ठीक है, क्या है यार, बहुत सारे सेल्स हैं। क्या है? बहुत सारे, बताओ यार, बहुत सारे सेल्स हैं। ठीक है ना, सुनते रहना, समझते रहना। मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ, स्लो बीइंग के अभी चीजें आपको थोड़ी थोड़ी समझ आनी शुरू हो जाए, आप थोड़े 12th को लेकर थोड़े से क्लियर हो जाओ। ठीक है ना, कि चीजें कैसी कैसी हैं, कैसे होंगी। ठीक है यार, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास सारे स्पोरोजिनस सेल्स हैं। क्या है? स्पोरोजिनस सेल्स हैं। आसान है, मुश्किल है? ठीक है, और ये डिवाइड करते हैं नॉर्मली माइटोसिस करके। कैसे डिवाइड करते हैं बताओ यार, कैसे डिवाइड करते हैं? माइटोसिस करते हैं ये, और अपना नंबर बढ़ाते हैं। क्या कैसे डिवाइड करते हैं? माइटोसिस करते हैं और ये अपना नंबर बढ़ाते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास स्पोरोजिनस सेल्स इन टिश्यू। ठीक है, अच्छा इसके ऊपर एक लेयर और भी है, कौन सी लेयर है इसके ऊपर, बताना जरा? टेपिटम। टेपिटम की लेयर। वेरी गुड। ठीक है, ये टेपिटम है। अच्छा, टेपिटम बाई न्यूक्लिएटेड है ना? ठीक है ना, बड़े बड़े मोटे मोटे न्यूक्लियस भी होते हैं इसके पास। ठीक है जी, चलो। अब क्या होता है कि इनमें से जो सेल्स, इनमें से जो सेल्स क्या करेंगे, मेयोसिस करने का सोचेंगे। क्या करने का सोचेंगे? मेयोसिस। मतलब कि मान लो कि ये एक सेल है, ये वाला नजर आ रहा है आपको, ये वाला जो मैंने ब्लैक कर रहा हूँ मैं, ये दिखा? ठीक है यार, देखो ये वाला जो सेल है ना, ये कह रहा है कि भैया मैं क्या करना चाहता हूँ, ये सेल, ठीक है ना, ये कह रहा है कि मैं करना चाहता हूँ मेयोसिस। क्या करना चाहता हूँ मैं? मेयोसिस। तो इनमें से जो सेल मेयोसिस करने के बारे में सोचेंगे उनको क्या दूंगा, क्या मैं? पोलन मदर सेल। क्या क्या दूंगा मैं? पोलन मदर सेल। क्योंकि जब ये मेयोसिस कर लेगा ना, जब ये मेयोसिस कर लेगा, तो ये तो कन्वर्ट होगा किसमें? माइक्रोस्पोर में, और इवेंचुअली पोलन ग्रेन में। ठीक है, तो इसका तो वजूद ही खत्म हो जाएगा। तो क्योंकि ये पोलन ग्रेन को जन्म देने वाला है, तो इसको हम कहते हैं क्या? पोलन मदर सेल। ठीक है ना, इसको हम ब्रैकेट में शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, क्या? पीएमसी। क्या कहते हैं इसको हम? पीएमसी। ठीक है, कुछ बुक्स में इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, अगर इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं, तो उसको ब्रैकेट में क्या क्या लिख सकते हैं, बताओ जरा, बोलो? एमएमसी। एमएमसी। इसको हम कभी नहीं लिखेंगे एमएमसी। ठीक है ना, इसको आप इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल कहो या इसको पोलन मदर सेल कहो, आप लिखोगे हमेशा इसको क्या ही? पीएमसी ही लिखोगे। क्या लिखोगे? पीएमसी। क्योंकि एमएमसी का मतलब होता है मेगास्पोर मदर सेल, वो नहीं लिखना आपने, वो फीमेल पार्ट में हो। क्लियर है बात? बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? नो हाँ? चलो बढ़े आगे। ठीक है, आगे आते हैं, कंटिन्यू करते हैं आगे वाली चीज को। ठीक है, देखो इनमें से ये जो पीएमसी है, पोलन मदर सेल जो है, ये इसने डिसाइड करा मेयोसिस करने का। अब आपको पता होगा कि मेयोसिस होती है दो फेज में। कितने फेज में होती है? दो फेज में। पहले करेगा ये मेयोसिस 1। क्या करेगा बोलो यार? मेयोसिस 1। मेयोसिस 1। कितने सेल बनेंगे? 2। ठीक है भाई, ऐसे होता है ना, जैसे पोलन मदर सेल तो क्या है? डिप्लॉइड है, 2n है। ठीक है, पर जब ये मेयोसिस कर लेगा, क्या कर लेगा? जब ये
मियोसिस कर लेगा तो इट विल बिकम एन, क्या बन जाएगा ये, एन, हैप्लॉइड हो जाएगा ना, गैमीट बना रहा है ना ये, ठीक है। फिर ये जो हमारे पास कौन मियोसिस, ये वाले जो सेल्स हैं अगेन क्या करेंगे, दोनों इवेंचुअली मियोसिस 2 करेंगे, क्या करेंगे, मियोसिस 2 करेंगे, आसान है, ठीक है। और मियोसिस 2 करने के बाद जब ये वाला सेल मियोसिस करेगा तो मियोसिस 2 करेगा तो 2 सेल बनेंगे, और जब नीचे वाला भी मियोसिस करेगा, मियोसिस 2 करेगा तो अगेन 2 सेल बनेंगे। तो ये टोटल कितने सेल बन गए हैं बताओ, 4। 4। ये चारों हैप्लॉइड है, क्या है चारों के चारों, ये बताओ यार, हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड। ठीक है, मतलब एन है, एक ही सेट है क्रोमोसोम्स का, और इसको कहूंगा क्या मैं, ये है माइक्रोस्पोर्स, क्या है ये, माइक्रोस्पोर्स, क्योंकि ये चार के पेयर में, चार की चौकड़ी में है ये, तो उसको कहता हूँ कि मैं चौकड़ी को कहता हूँ मैं इंग्लिश में टेट्राड, क्या कहता हूँ मैं इसको, बोलो, टेट्राड। टेट्राड। क्या था, टेट्राड, ट्राइड, 2 दे तो डाइड, ठीक है ना। एक होता था मोनोवैलेंट, या मोनोवैलेंट कुछ नहीं कहते हैं, सिंपल ही कह देते हैं उसको। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, आसान है बात, ठीक है। तो भाई इस तरह से हमारे पास बनता है क्या, माइक्रोस्पोर टेट्राड, मतलब कितने माइक्रोस्पोर बने यहाँ पर हमारे पास, 4, कितने बने, 4, सारे हैप्लॉइड, कोई दिक्कत, आसान है मुश्किल है, आसान है, ठीक है। तो भाई द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम pollen mother cell through meiosis is called as microsporogenesis। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है आपको मेरी कि नहीं आ रही है, यस सर। Yes, sir. कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को यहाँ तक, ठीक है। नो तो सर। आपको डिफाइन करें, मैं आपको डेफिनेशन बोल रहा हूँ, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस डेफिनेशन लिखिए, और उसके बाद फिर आपको नोट करेंगे, लिखिए लिखिए, the process of formation of the process of formation of the process of formation of microspores of microspores from 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 pollen mother cell from pollen mother cell through meiosis through meiosis through meiosis is called as microsporogenesis, is called as microsporogenesis, ठीक है जी, आसान है मुश्किल है, मुश्किल लग रहा है लगता है संध्या, Yes, sir. मुश्किल है, No, sir. ठीक है। अब मान लो कि अगर ये मियोसिस करने की सोचता, ये वाला, तो क्या इनको भी हम पॉलिन मदर सेल कहते, Yes, इन sir. सेल्स को, भाई बिल्कुल कहते, क्यों नहीं कहते, ये भी पॉलिन मदर सेल होता, ये भी पॉलिन मदर सेल होता, ठीक है। और कोई भी चीज जो मियोसिस करेगी ना, ऑब्वियसली बात है कि वो कुछ ना कुछ बनाएगी, कुछ ना कुछ डॉटर सेल्स बनाएगी, तो ऐसे सेल्स को कई बारी मैं मियोसाइट भी कह देता हूँ, क्या भी कहता हूँ उनको मैं, मियोसाइट। पर मियोसाइट एक कॉमन टर्म है, एक वेग टर्म है, ठीक है ना, क्योंकि मेल और फीमेल सेल दोनों के लिए इस्तेमाल होती है ये, ठीक है। तो कभी पेपर में आया कि मियोसाइट क्या होता है, तो मियोसाइट वो सेल्स होते हैं जो जो मियोसिस करने के लिए जाते हैं, इनकी पोलैरिटी हमेशा 2n होती है, क्या होती है, 2n, जैसे कि पॉलन मदर सेल, क्या पोलैरिटी थी इसकी, 2n, ठीक है। चलो उसको फटाफट नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे 11th में आप लोगों को मैंने नोट्स दिए थे, ठीक है ना, 12th के लिए भी यार वाले नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्योंकि 12th में ना नोट्स बनाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, नोट्स बनाने पड़ेंगे आपको, और मैं चाहूँ तो आपको मैं क्लास में डिक्टेट करके भी नोट्स बनवा सकता हूँ, ठीक है। बट आई डोंट थिंक कि यार इसमें बहुत ज्यादा हमें ऐसा करना चाहिए, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको मैं रेडीमेड बने बनाए नोट्स दे दूँ, कर देना, उसका कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। जैसे लास्ट ईयर दिए थे मैंने आपको फॉर्म में दे दें, ठीक है, पर बुकलेट की फॉर्म में हम आपको इस बार नोट प्रोवाइड करेंगे, नोट्स प्रोवाइड करेंगे, तो पर वो नोट्स आपको मिलने शुरू होंगे चैप्टर नंबर 3 से, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 के लिए मैं आपको कुछ पीडीएफ भेजूंगा, ठीक है, आपको उससे करना पड़ेगा, चैप्टर नंबर 3 से आपको फिर रेगुलर बेसिस पे नोट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है जी। Yes, sir. चलो ठीक है, नोट कर आइए, बढ़े आगे।
सुमित नोटेड? सर 2 मिनट बस। कोई नहीं, आराम से करो, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है, कुछ गलत मत करना। बढ़ जाएं? Yes, sir. चलें, ठीक है। सुमित कर लिया नोट? यस सर। याशिका डन? Yes, sir. ठीक है, ठीक है। अब आप सुनो क्या हो क्या रहा है यहाँ पर। पहले तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे जो माइक्रोस्पोर्स बने हैं, क्या बने हैं ये जो, बताओ। ये जो माइक्रोस्पोर बना है, ये प्लांट का हिस्सा है, प्लांट का ही पार्ट है या कुछ अलग है? ये प्लांट का ही पार्ट है, प्लांट का ही सेल है ये, हाँ या ना? माइक्रोस्पोर इज नथिंग बट अ प्लांट सेल। क्या है एक ये बताओ? एक प्लांट का सेल है, ठीक है। अब प्लांट का सेल है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके ऊपर क्या होगा, इसके पास सेल वॉल होगी। क्या होगी इसके पास, बोलो? इट हैज अ सेल वॉल। और प्लांट में जो सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है, वो कोई बताएगा मुझे? सेलुलोज। सेलुलोज की। और एक चीज और होती है, उसको कहता हूँ क्या मैं, पेक्टिन। क्या कहता हूँ मैं इसको? पेक्टिन, ठीक है। प्लांट में जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? सर यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, आपको पता होगा कि स्पोरोजिनस टिश्यू के आसपास एक लेयर और प्रेजेंट थी, याद है ना आप लोगों को? कौन सी? जो न्यूट्रिशन दे रही थी? Epithelium. टेपिटम, ठीक है ना, टेपिटम प्रेजेंट थी। और ये टेपिटम क्या कर रही थी, ये जब ये माइक्रोस्पोर बन रहा था, तो इस टेपिटम ने कुछ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल्स निकालने शुरू करे, ठीक है। और वो केमिकल्स आके क्या हो गए, वो केमिकल्स आकर इसके ऊपर यहाँ पर क्या हो गए हैं, डिपॉजिट हो गए हैं। क्या हो गए हैं बताओ? डिपॉजिट होने शुरू हो गए थे, ठीक है। और वो डिपॉजिट होते गए और सेल वॉल के ऊपर एक लेयर और बन गई, तो इसीलिए हम पॉलन ग्रेन की सेल वॉल को 2 लेयर्स में पढ़ते हैं। कितने लेयर्स में पढ़ते हैं बोलो यार? 2 लेयर्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो जब भी आप पॉलन ग्रेन बनाते हो, तो उसमें आप 2 लेयर्स में पढ़ते हो, ठीक है ना। एक तो पता नहीं आज मेरे से सर्कल क्यों ठीक से नहीं बन रहा, ठीक है, कोई बात नहीं, हम इससे बनाएंगे सर्कल, ठीक है। इसलिए हम इसकी लेयर को 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं। एक ये जो इनर लेयर है, क्या है ये जो एक इनर लेयर है, ठीक है ना। इनर लेयर, इसको कहता हूँ क्या मैं, इंटाइन। क्या कहता हूँ मैं इसको, बोलो? इंटाइन, ठीक है। ये किसकी बनी हुई है? इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज और पेक्टिन। किसकी बनी हुई है ये? सेलुलोज और पेक्टिन की। क्योंकि दरअसल कोई और लेयर नहीं है, ये सेल वॉल ही है प्लांट की, ठीक है। और जो दूसरी लेयर है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो इसके बाद में बनकर इसके ऊपर आपको ऐसे करके नजर आ रही है, ये वाला, ठीक है। इसका नाम है क्या? इसका नाम है एक्साइन। क्या नाम है इसका? एक्साइन, ठीक है। और ये जो एक्साइन है, ये बनी हुई है उन केमिकल्स की जो केमिकल्स एक्चुअली टेप्टम ने डिपॉजिट करे हैं। किसने डिपॉजिट करे हैं? इस टेप्टम ने इसके ऊपर यहाँ पर क्या करे हैं, डिपॉजिट करे हैं, जिसका नाम है क्या? स्पोरोपोलिन। क्या नाम है इसका? स्पोरोपोलिन। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है?
बताओ यार, बोलो। नो सर। नो सर। सर ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये था कि माइक्रोस्पोर में जो सेल वॉल है, माइक्रोस्पोर की जो सेल वॉल है वो 2 लेयर्स में डिवाइडेड है। कितने लेयर्स में डिवाइडेड है? 2 लेयर्स। तो सेल वॉल हैज 2 पार्ट्स या 2 लेयर्स। एक है एक्साइन जो बाहर वाली है, और एक है इंटाइन जो अंदर वाली है। इंटाइन जो है वो बनी हुई है सेलुलोज और पैक्टिन की, और जो एक्साइन है वो बनी हुई है किसकी? स्पोरोपोलिन। किसकी बनी हुई है? स्पोरोपोलिन। और स्पोरोपोलिन आया कहाँ से? ये टेप्टम से आया। कहाँ से आया ये? टेप्टम से आया। ठीक है, तो सर क्या सिर्फ इसने स्पोरोपोलिन नहीं दिया है? नहीं, एक्चुअली ने दी तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है ना सर, जैसे जैसे टेप्टम ने इसको स्पोरोपोलिन ने दिया, ये तो दिया ही दिया। ठीक है ना। इट ऑल्सो गेव सम ग्लाइकोप्रोटीन्स, कुछ ग्लाइकोलिपिड्स भी दिए हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज दी है, इसको कहता हूँ क्या मैं? यूबिस्क बॉडीज। क्या कहता हूँ उसको मैं? यूबिस्क बॉडीज। ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कॉलन स्पेशल इंटरेक्शन में। ठीक है, यूबिस्क बॉडीज दी हैं, बहुत सारे एंजाइम्स दिए हैं। तो यार सब चीजें एक्चुअली दी है किसने? टेप्टम ने। पर अभी हम सिर्फ और सिर्फ इसको पढ़ रहे हैं, स्पोरोपोलिन को। ठीक है, सुन लेना भाई, स्पोरोपोलिन जो है ना, ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस है। क्या है? दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस है अगर हम बायोलॉजिकल वर्ल्ड की बात करें। ठीक है ना, दिस इज वन ऑफ द क्या? स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस नोन बायोलॉजिकल सब्सटेंस। ठीक है, हमें लगता है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है हमारा? ये एनिमल, इसका हमारा दांत बना हुआ है, वो हमारी बॉडी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। पर अगर मैं पूरे बायोस्फीयर की बात करूं, ठीक है ना, तो उसको कहता हूँ क्या मैं? स्पोरोपोलिन। क्यों सर? एनिमल को आप सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों नहीं कह रहे हो? आप बताओ, उसको कौन तोड़ेगा? ऐसी कोई चीज थोड़ी है कि जो एनिमल को तोड़ देगी उसको नहीं तोड़ पाएगी। भाई देखो, ये स्पोरोपोलिन इसलिए स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये टूटेगा नहीं, ये इसको हम दबा नहीं सकते, पिचका नहीं सकते। ये स्पोरोपोलिन इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट है क्योंकि इसको कोई एंजाइम डिग्रेड नहीं कर सकता। और बायोलॉजी में वही चीज सबसे स्ट्रॉन्ग मानी जाती है जिसकी जो एंजाइमेटिक रिएक्ट वो है, रेजिस्टेंस जो है सबसे ज्यादा हो। ठीक है, दांत में एंजाइम्स काम करते हैं। भाई बैक्टीरिया आता है, बैक्टीरिया दांतों में फंसता है, बैक्टीरिया वहां पे अपना एसिड बनाता है, एंजाइम्स बनाता है, और वो दांत में गड्ढा कर देते हैं कि नहीं कर देते? जिस वजह से आपको रूट कैविटीज होती हैं। मुझे बताओ, दांत में कीड़ा लगता है कि नहीं लगता? अरे बोलो हाँ या यस ना। ठीक है, लगता है ना दांत में कीड़ा। ठीक है ऋत्विक, यस सर। दांत में कीड़ा लगता है। ठीक है, मतलब दांत के जो एंजाइम्स हैं उनको, दांत में जो लेयर है उसको ये खराब कर रहा है। कौन? एंजाइम खराब कर रहे हैं। पर वही अगर मैं बात करूं किसकी? वही अगर मैं बात करूं स्पोरोपोलिन की, तो यार स्पोरोपोलिन को कोई भी एंजाइम डिग्रेड डाइजेस्ट नहीं कर सकता। इसी वजह से ये हमेशा हमेशा वेल प्रिजर्व्ड रहते हैं। क्या रहते हैं? ये वेल प्रिजर्व्ड रहते हैं। पक्की बात है? अरे हाँ या ना? ठीक है, यस यस चलो सर। थोड़ी सी बात मैं आपको यहाँ पे और समझाता हूँ। क्या था, जब ये काम हो रहा था ना, जब ये डिपोजिशन डाली जा रही थी, जब ये डिपोजिशन डाली जा रही थी, तो ये जो माइक्रोस्पोर था ना, इसके अंदर भी एक्चुअली माइटोसिस स्टार्ट हो गई थी। क्या हो गई थी इसके अंदर? क्या हो गई थी? माइटोसिस। इसने कहा यार मैं डिवाइड करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ मैं? डिवाइड करना चाहता हूँ। मैं इतनी बंदिश में नहीं रह सकता, आई वांट टू डिवाइड। तो एक्चुअली ना इसने डिवाइड करना यहाँ पे शुरू कर दिया है। पर सर वो तो आपने बताया नहीं, तो अब मैं बता रहा हूँ आपको। फिर मैं इस वाली स्लाइड पे दोबारा आऊंगा, आपको तब नोट करना। ठीक है, अब इसको नोट मत करो। देखो कहता है कि ये एक माइक्रोस्पोर है। क्या है? ये एक माइक्रोस्पोर है, और माइक्रोस्पोर के ऊपर एक्साइन इंडेंट तो है। ये तुम बार बार ना बनाओ, या बनाओ बार बार, जरूरत नहीं है ना। ठीक है, हो क्या रहा है कि यहाँ पर ये है इसका क्या? न्यूक्लियस। क्या है इसका? ये न्यूक्लियस। और प्लांट में, प्लांट सेल में न्यूक्लियस से ज्यादा इंपॉर्टेंट भी एक चीज होती है, इसको कहता हूँ क्या मैं? वैक्यूल। आप लोग जानते हो कि नहीं जानते हो? पहले मुझे ये बताओ, प्लांट में सबसे बड़ा, प्लांट सेल के अंदर सबसे बड़ा ऑर्गेनल कौन सा होता है? न्यूक्लियस होता है या वैक्यूल होता है? वैक्यूल। वैक्यूल। ठीक है, तो यार यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर अब ये न्यूक्लियस भी डिवाइड करना चाह रहा है। यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं डिवीजन को। ठीक है, और ये जो वैक्यूल है ये भी क्या कर रहा है? ये भी डिवाइड करना इसने शुरू कर दिया है। आसान है हाँ या ना? तो ये डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे? ये ऐसे करके डिवाइड करना शुरू करेंगे, डिवाइड करेंगे, और आगे जाके क्या हो जाएगा? ये डिवाइड कर जाएंगे। सर डिवाइड कर जाएंगे, 2 सेल्स बनेंगे। यहाँ तो आपने एक ही सेल बनाया है, ये गोल सा। अरे भाई मैंने एक सेल इसलिए बनाया है
क्योंकि ये अलग नहीं हो सकते डिवाइड करके। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इनके ऊपर तो क्या प्रेजेंट है, बोलो? एक्साइन। क्या प्रेजेंट है? Exine. एक्साइन प्रेजेंट है। तो ये कितनी भी कोशिश कर लें कभी भी अलग नहीं हो पाएंगे, बिकॉज दे हैव अ लेयर ऑफ एक्साइन ओवर देम। आसान है, मुश्किल है? आसान है, ठीक है। तो क्या होगा, तो इनके न्यूक्लियस दो बन जाएंगे, इनके वैक्यूल दो बन जाएंगे, ठीक है ना। पर जब बात साइटोप्लाज्म की डिवाइड करने की आएगी, तो इनमें डिवीजन इक्वल नहीं होगी। क्या नहीं होगी? इक्वल डिवीजन नहीं होगी, अनइक्वल डिवीजन होगी। किसकी? अनइक्वल डिवीजन होगी। किसकी? साइटोप्लाज्म की। इसको कहता हूँ क्या मैं? अनइक्वल साइटोकाइनेसिस। पक्का? अरे हाँ या ना? ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, इस वजह से ये दो सेल्स बन तो जाएंगे कुछ इस तरह से, ठीक है, पर एक सेल बनेगा बड़ा सेल और एक बनेगा छोटा सेल। क्या बना? एक, क्या बोला मैंने? एक सेल कैसा बना? बड़ा। बड़ा। और एक सेल बना कैसा? छोटा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ठीक है बेटा, देखो ये जो बड़ा सेल है ना, इसका नाम है क्या? वेजिटेटिव सेल। क्या नाम है इसका? वेजिटेटिव सेल, ठीक है। और ये जो छोटा सेल है, क्या है? ये जो छोटा सेल है, इसका नाम है जनरेटिव सेल। क्या नाम है इसका? जनरेटिव सेल। क्लियर? ठीक है। अच्छा देखो, अब ये जो न्यूक्लियस है किसका? वेजिटेटिव सेल का। इस न्यूक्लियस को कहता हूँ क्या मैं? वेजिटेटिव न्यूक्लियस। क्या कहता हूँ मैं इसको? बोलो यार। वेजिटेटिव न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। या इसको हम ट्यूब न्यूक्लियस भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं इसको? बोलो यार, क्या कहते हैं? ट्यूब, ट्यूब न्यूक्लियस। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम? ट्यूब न्यूक्लियस, ठीक है। तो भाई क्या होता है ट्यूब न्यूक्लियस? क्यों कहते हैं इसको ट्यूब न्यूक्लियस? बिकॉज दिस वेजिटेटिव न्यूक्लियस और दिस ट्यूब न्यूक्लियस helps in the formation of, helps in the germination of pollen tube। क्या करता है ये? pollen tube की germination में हेल्प करता है। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को कि नहीं समझ पा रहे हो? बोलो यार, आया ना? यस Yes, सर। sir. ठीक है, बढ़ जाए। चलो आगे आ जाओ, ठीक है। कैसे करता है वो मैं बाद में बताऊंगा। तो सर जैसे इसका कुछ ना कुछ नाम है, तो इसका भी कुछ ना कुछ तो नाम होगा। हाँ भाई देखो यार, इसका जो नाम है, इसके न्यूक्लियस का, इसको कहता हूँ क्या मैं? जनरेटिव न्यूक्लियस। ये कहता हूँ इसको मैं जनरेटिव न्यूक्लियस, या इसको मैं मेल गैमिट भी कह देता हूँ। क्या कह देता हूँ मैं इसको? बोलो भाई क्या? Male gamete. मेल मेल गैमेट। गैमेट। क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो यही करेगा, फर्टिलाइजेशन तो यही करेगा। ट्यूब न्यूक्लियस हैज नो रोल इन फर्टिलाइजेशन। का फर्टिलाइजेशन में कोई रोल नहीं है। आपने डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में सुना है? यस सर। Yes, sir. यानी ट्रिपल फ्यूजन, कुछ कुछ याद आ रहा है 11th का? Yes, sir. यस सर। तो भाई वो कैसे होता है? वो ऐसे तो होता है, हम तो डिवाइड करते हैं, ठीक है। समझ आई बात? चलो, मुश्किल? आ जाओ आगे। आगे पर तो बाद में आएंगे, पहले आप एक काम करो, पहले आप इसको नोट कर लो, ठीक है। ये रह गया था ना आपका, ठीक है। तो आप छोटी सी हेडिंग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन, और उसमें आप इसको नोट कर सकते हैं, या इसको डायरेक्ट भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको माइक्रोस्कोप टॉपिक के अंदर ही पढ़ते हैं, ठीक है। करें।
Sir, can you go to the next slide? ओके ऋत्विक, ऋत्विक आपने मुझे मैसेज डाल दिया था ना? अच्छा ऋत्विक, चले हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कभी भी आप पॉलन ग्रेन को देखेंगे, किसको देखेंगे? कभी भी आप पॉलन ग्रेन को कभी भी देखते हैं तो पॉलन ग्रेन विल बी विजिबल एज
like this. Excuse me. Okay. तो pollen gland आपको हमेशा ऐसा नजर आता है। ठीक है, तो आपको एक बार लेबल करना देखो यार कैसे लेबल करेंगे। तो सबसे ऊपर ये जो लेयर है जो आपको कांटों की तरह नजर आ रही है, दिस इज द एक्साइन। क्या है हमारे पास ये एक्साइन, ठीक है। उसके नीचे ये वाली जो लेयर है हमारे पास, दिस इज व्हाट, दिस इज द इंटाइन, ठीक है। देखो एक जगह ऐसी भी आएगी जहां पर ना एक्साइन प्रेजेंट ही नहीं होगी, मतलब यहाँ पे स्पोर पॉलन एब्सेंट होगा, ये वाला जो पॉइंट, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं क्या, जर्म पोर। क्या कहते हैं इसको हम, जर्म पोर। जर्म पोर वो जगह होती है यहाँ से पॉलन ट्यूब बननी स्टार्ट होती है, यहाँ से पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करती है, ठीक है। ये जो सेल है यहाँ से जो बेसिकली ट्यूब सेल या ट्यूब न्यूक्लियस जो है यहाँ से इसी जगह से क्या होता है वो बाहर आता है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास सेल है कौन से वाला, बड़े वाला सेल, दिस इज द वेजिटेटिव सेल, ठीक है। और छोटे वाला सेल को क्या कहते हैं, क्या नाम बताया था मैंने अभी इसका आपको, जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ फुल फ्लेश्ड पॉलन ग्रेन, ठीक है। सुन लेना मेरी बात को, 60% केसेस में, कितने परसेंट केसेस में, 60% एंजियोस्पर्म्स जो हैं, जो हमारे पास प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स, उनमें जो पॉलन ग्रेन है वो इसी 2 सेल्ड स्टेज में ही गिर जाता है। कितने सेल स्टेज में गिरता है, इसी 2 सेल स्टेज में ये पॉलन ग्रेन है। और मेजॉरिटी केसेस में आपको ये 2 सेल स्टेज में ही गिरता हुआ नजर आएगा, निकलता हुआ नजर आएगा। समझ आ रही है आपको मेरी बात, अरे हाँ या ना, ठीक है। अच्छा सर तो फर्दर क्या होगा, मतलब क्या ये और भी फर्दर डिवाइड कर सकता है, हाँ। तो जो रिमेनिंग 40% केसेस हैं, रिमेनिंग जो 40% एंजियोस्पर्म्स हैं, ठीक है, उनमें ये पॉलन ग्रेन फर्दर डिवाइड कर जाता है। एंड ये आपकी कोर्स में नहीं है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। उसमें क्या होता है, जैसे पॉलन ग्रेन हो गया, ठीक है, ये था जनरेटिव, ये था वेजिटेटिव सेल। कौन सा सेल था बताओ भाई, ये था हमारे पास क्या, वेजिटेटिव सेल, ठीक है। और ये था हमारे पास कौन सा, जनरेटिव सेल। तो जनरेटिव सेल फर्दर क्या कर गया, जनरेटिव सेल हैज बीन फर्दर डिवाइडेड, जनरेटिव सेल फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर गया है, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो टोटल अब 3 सेल बनाए, कितने सेल बन गए टोटल, ये बोलो 3 सेल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 जनरेटिव सेल हैं, तो इसको कहता हूँ क्या मैं, ये पहला जनरेटिव सेल है जो फर्स्ट मेल गैमीट है, ये भी जनरेटिव सेल है, दिस इज फर्स्ट जनरेटिव सेल। और ये हमारे पास क्या, सेकंड जनरेटिव सेल, क्योंकि जनरेटिव सेल ही 2 हिस्सों में डिवाइड कर गया है, या इसको हम कहते हैं क्या, फर्स्ट मेल गैमीट, और इसको कहते हैं हम क्या, सेकंड मेल गैमीट, ठीक है। अब आपको डाउट हो रहा होगा कि सर इतने सारे सेल्स की क्या जरूरत है, मतलब पॉलन ग्रेन के अंदर 3 सेल क्यों बन रहे हैं। नहीं, तो ये बहुत फ्रीक्वेंट नहीं है ये, और ये मेजोरिटी में भी ऐसा नहीं होता है मेजरली, ठीक है ना। मेजरली क्या होता है, मतलब 40% एंजियोस्पर्म्स में ही ऐसा देखने को मिलता है, ना तो 60% में। तो किस सेल स्टेज में गिरता है वो, 2 सेल स्टेज में गिर जाता है। पर कुछ सेल्स, कुछ प्लांट्स में, जैसे ये वाले जो एंजियोस्पर्म्स हैं, इनमें ये 3 सेल स्टेज तक भी पहुंच जाता है डिवाइड करते करते, ठीक है। तो सर इनमें, इसमें क्या हुआ, इसमें से जनरेटिव सेल ने क्यों नहीं डिवाइड किया, नहीं एक्चुअली जनरेटिव सेल यहाँ पे डिवाइड करेगा, ठीक है, पर अभी नहीं करेगा, ये तब करेगा जब ये पॉलिनेशन करने के लिए पहुंच जाएगा। आपको समझ आ रही है मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर भी ये जो जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है, जनरेटिव न्यूक्लियस, ये डिवाइड करेगा और फर्स्ट मेल गैमेट और सेकंड मेल गैमेट बनाएगा, पर अभी नहीं बनाएगा, अभी नहीं बनाएगा। ये तब बनाएगा जब ये स्टिग्मा स्टाइल को क्रॉस कर रहा होगा, स्टाइल को क्रॉस कर रहा होगा, स्टिग्मा पे निकल के स्टाइल को क्रॉस करेगा और ओवरी अंदर पहुंचेगा, तब जाके डिवाइड करेगा। पर डोंट वरी, आपको ये बात बहुत अच्छे समझाऊंगा मैं जब मैं पढ़ाऊंगा आपको क्या, डबल फर्टिलाइजेशन। पहले आप मुझे बात बताओ कि आपको यहाँ तक इतनी बात समझ आई जो मैंने पढ़ाया आज, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है सर ये जर्म स्पोर कहीं पे भी हो सकता है? जर्म पोर उस जगह पर होगा वेयर स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट, ठीक है। यस सर, मतलब कहीं पे भी, मतलब
एक से एक या दो। हाँ, ये यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, और एक से ज्यादा जगहों पर भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है। ऋत्विक तो चले गए, उनकी क्लास थी। ठीक है, कामेश क्लियर हो रही है बात? यस सर। ठीक है, ठीक है। जर्मपुर is a point, ये point है लोकेशन on pollen grain where क्या, where sporopollenin, where sporopollenin is absent। पक्का आया ना? यस सर। चलो ठीक है, नोट किया ये? आप इसको नोट कर लो, ठीक है ना? फिर आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन नोट करो। नोटेड? Yes, sir. ठीक है, इसको भी नोट करिए लो यार एक बारी, ये जो है, ठीक है ना? क्लास को खत्म करेंगे, मैं आपके फोन नंबर नोट करूंगा, उसके बाद फिर आप लोग जा सकते हैं। मैं रिकॉर्डिंग को बंद कर रहा हूँ, ठीक है?